एंड वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। एमबीपीएससी मुख्य परीक्षा के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जीएस पेपर 1 के इतिहास खंड को वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से पढ़ रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें यूट्यूब पर आपको डेली 9 AM पर एक वीडियो लेक्चर दिया जा रहा है इस सेक्शन का। ठीक है, या इस खंड को हम यहाँ पर इस लेक्चर्स के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं। ठीक, अपने इतिहास के खंड में लगभग हम अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं मेंस के लिए, जिसमें हमने सबसे पहले हड़प्पा को या सिंधु घाटी सभ्यता को क्लियर किया या कंप्लीट किया, जिसके लगभग आपको 8 से 10 लेक्चर यहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, या 8 या 10 घंटे की क्लास यहाँ पर होगी, जिसमें सारे टॉपिक हमने लेक्चर्स के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट करने का यहाँ पर प्रयास किया। दूसरा टॉपिक हमारा वैदिक काल था, जिसके लगभग आपको 20 से अधिक लेक्चर यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। ठीक है, इनके माध्यम से हमने यहाँ पर इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया। तो अब हमारा जो इतिहास में नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा महाजनपद काल। तो हम महाजनपद काल को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं कि भाई महाजनपद काल कितना इंपॉर्टेंट है, क्या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है या प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, या दोनों के लिए ही यहाँ से हम क्वेश्चंस देख सकते हैं या चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक, तो इनके बारे में चर्चा हम करेंगे। ठीक, साथ ही साथ हम जो मेंस के क्वेश्चंस यहाँ से लास्ट ईयर में बने हैं या प्रीवियस या पूर्व के वर्षों में पूछे गए हैं उनको हम देखेंगे, और जो संभावित क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं, ठीक है, महाजनपद काल से, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये हमारा इसका लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और उसकी शुरुआत है। तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देखें। ठीक है, देन उसके बाद आप इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जैसे आप मैथ्स में एक प्रीवियस चैप्टर को पढ़ते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको कॉन्फिडेंस आता है, या नेक्स्ट चैप्टर आपको ठीक तरीके से समझ में आता है। जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा है तो प्रॉफिट लॉस आपसे अच्छे से, या SICI आपसे अच्छे से बन रहा होगा, क्योंकि हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे या इसी इन चीज़ों से वो कनेक्टेड होगा। तो ठीक वैसे ही कुछ इतिहास में भी है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर या पूर्व का, ठीक है, या पहले की जो क्लास है या प्रीवियस जो क्लास है उसको आपने ठीक तरीके से समझा या देखा है, तो आपको नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है वो ठीक तरीके से या अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आप चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे, लिंक कर पा रहे होंगे, जोड़ पा रहे होंगे। ठीक, इस वीडियो लेक्चर का PDF आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन करा दिया करूँगा। ठीक है, जिसमें आप डायरेक्ट इसकी PDF डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर पाएँ। ठीक, एक बार डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक करें, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, तो उसकी लिंक भी वहाँ पर मेंशन होगी। ठीक, बात करते हैं अपने इस लेक्चर में। सबसे पहले हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि भाई महाजनपद को पढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा हम करने वाले हैं। जो लास्ट टाइम एक हमारे द्वारा मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी, वो क्या थी कि आपको याद होगा कि मैंने वैदिक काल में आपको बताया था कि भाई प्रीवियस ईयर में 3 क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर वाले पूछे गए थे, है ना। जिसमें एक तो मैंने आपको बताया था कि संस्कार आपसे पूछा गया था, और ये पूछा गया था आपसे 2014 में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि आपसे ऋग्वेद के बारे में पूछा गया था, और ये पूछा गया था आपसे 2015 में। ठीक, और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऋग्वैदिक पंचजन। ठीक है, और ये आपसे पूछा गया था 19 में। ठीक, तो ये 3 क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए थे, हमारे द्वारा ये बताए गए थे 3 क्वेश्चन कि भाई ये 3 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन थे। तो उस पर एक क्वेश्चन मिसिंग था, जो क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था मेंस में। ठीक है, तो आप इसको और यहाँ पर ऐड कर लें, और ये 6 नंबर में पूछा गया था आपका। ठीक, 2017 में पूछा गया था। ठीक है, और ये आपसे 6 नंबर में पूछा गया था। ठीक, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या था कि उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC की सामाजिक दशा पर प्रकाश डालें। थ्रो लाइट ऑन द सोशल कंडीशन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक एज 1000 BC टू 600 BC। तो क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किया है, या इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा हमने करी है, सामाजिक स्थिति या सामाजिक दशा के बारे में या समाज के बारे में। ठीक, और जो पॉसिबल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, या जो संभावित क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन मेंशन था। बट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का बैंक था, या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक था, उसमें ये गलती से वहाँ पर ये छूट गया है, या बाय मिस्टेक यहाँ से ये क्वेश्चन वहाँ नहीं लग पाया। ठीक, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे। ठीक है, अब भाई क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इस बात को समझें कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो 1000 BC से 600 BC का समय है, उस समय समाज की स्थिति या सामाजिक दशा कैसी थी। तो इसका मतलब है कि हम केवल यहाँ पर उत्तर वैदिक काल के समाज को ही बताएं या उनकी सामाजिक स्थिति को बताएं। अब इसमें कौन कौन सी स्थितियों में बदलाव आया आप सबको मत बताएं, आप केवल क्या बताएं कि सामाजिक दशा में किन चीज़ों में परिवर्तन आया। जैसे एक तो महिलाओं की स्थिति में आप बता दें कि भाई महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, और 2 क्या गिरावट थी वो आप बता दें कि उपनयन संस्कार या शिक्षा के अधिकार, ठीक है, से इनको वंचित रखा गया, या एक इसमें कमी आई, है ना, ये बता सकते हो आप। वंचित रखना नहीं, इसको कमी कह सकते हैं, भाई इसमें कमी आई। ठीक है, दूसरा क्या बता दो आप, सबसे इंपॉर्टेंट
जाति व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था को आप बता दो कि भाई वर्ण व्यवस्था यहाँ जो थी पहले क्या थी, उत्तर उसमें ऋग्वैदिक काल में, तो क्या बताओगे, कर्म के आधार पर थी, जो जैसा कर्म करता था वो उस जाति का कहलाता था। तो यहाँ इसमें क्या हो गया, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने मिला। अब ये क्या हो गई, जन्म पर आधारित हो गई, और जब जन्म पर आधारित हो गई तो शूद्रों की स्थिति में यहाँ पर क्या हो गई, गिरावट आ गई। ठीक, तो इसको आप बता दो, है ना। और जो जो यहाँ बदलाव है ना, जो बदलाव हुए हैं समाज में, तो उनके बारे में आप बताओ यहाँ पर। ठीक है, यही तो है आपका। तो आप क्या करो, बढ़िया एक दो लाइन में एक इंट्रो, या एक लाइन, मेरे हिसाब से तो एक लाइन में इंट्रो दे दो आप सामान्य सा, ठीक है भाई, बता दो कि ऐसा ऐसा यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद आप क्या करो कि भाई 6 पॉइंट बढ़िया शानदार यहाँ पर समाज के एक एक लाइन में आप बनाओ। ठीक है, 40-50 शब्दों में आप बहुत शानदार तरीके से अपनी बात कह सकते हो, अगर ये 5 नंबर में आता है। और आप यहाँ से आराम से 3 नंबर से 4 नंबर, 3.5 से 4 नंबर आराम से आप 4 नंबर तक यहाँ से आप निकाल सकते हो, जब आप बहुत बेहतरीन आंसर यहाँ पर लिख रहे होंगे ना। जो मेन चीज़ है उसको बताओ, है ना। इसमें हमें कोई भी अन्य चीज़ों की बात नहीं करनी। क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखो, क्वेश्चन को पढ़ के ये समझना है कि क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है क्वेश्चन आपसे। तो क्वेश्चन यहाँ से यही मांग रहा है कि भाई 1000 से 600 के बीच में सामाजिक दशा को आप बता दूँ कैसी है। ठीक है, इस पर प्रकाश डालूँ। ठीक, देखो क्वेश्चन का जो नेचर है ना एमपीपीएससी का, वो 2-3 तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, एक तो आपसे टिप्पणी पूछी जा रही है कि भाई इस पर टिप्पणी करो। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर करके आपको चीज़ें बनानी है यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश डालो मतलब उस पर आप क्या करो, एक प्रकार से हम कहते हैं ना कि भाई अंधेरा है, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप लाइट डालो। लाइट डालने का मतलब यहाँ पर क्या है, या प्रकाश डालने का मतलब क्या है, कि आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो जो 4-5 चीज़ें यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं ना, जो सामाजिक स्थिति में, जिसके कारण स्थिति यहाँ पर हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी दयनीय हो रही है, या स्थिति थोड़ी सी क्या हो रही है, स्थिति में गिरावट आ रही है। तो उन गिरावट वाले 5-6 पॉइंट्स को आप डिस्कस करो। हमने हालांकि सारे पॉइंट डिस्कस करे हैं, इसमें बहुत डिटेल में आपको चीज़ें बताई गई हैं, तो आप उसको पढ़ो, समझो, और उसको पॉइंट्स के फॉर्म में निकाल कर लाओ। ठीक है, और अगर आप आगे ऐसी डिमांड करेंगे कि हमें आंसर बिल्कुल कंप्लीट, देखो आंसर मैं बना के इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि जब आपको पूरा कंप्लीट आंसर 6 नंबर का एक बना के या 5 नंबर का बना के दे दिया जाएगा, तो फिर आप उस पर अपना काम नहीं करोगे। ठीक है, उस पर वर्क नहीं करोगे। आप क्या करोगे, उसको फिर रटने की कोशिश करोगे उन पॉइंट्स को, और एग्जाम में जाकर आप फेल हो जाओगे। फिर एग्जाम में क्या होता है, रटी हुई चीज़ें काम नहीं आती, या फिर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप इसको लिखो, आप खुद लिख कर इस चीज़ को देखो। नहीं बन रहा या समस्या आ रही तो आप उस चीज़ को डिस्कस करो कि सर हम नहीं लिख पा रहे हैं। भाई लिख तो, आप लेक्चर आपने नहीं देखा है या नोट्स आपने डाउनलोड नहीं करे या उनको नहीं पढ़ा, तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, सबसे पहला काम तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लेक्चर देखें। ठीक है, लेक्चर जब ठीक से देखेंगे ना, तो उसमें सारी बात बताई गई है, आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आप इसको प्रयास करो, पहली बार लिखोगे नहीं बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा, 3 बार नहीं बनेगा, पर आप जब इसको 10 बार लिख कर देखेंगे, 5 बार लिख कर देखेंगे, तो आप बहुत बेहतर आंसर लिख पा रहे होंगे, और बाकी लोगों से आप अच्छा लिख पा रहे होंगे। तो हमें यही मेहनत करनी है, इसमें यही काम करना है मेंस के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा इसके लिए, सबसे बड़ा जो काम मेंस के लिए होगा वो आंसर राइटिंग का होगा, कि खुद आप किसी क्वेश्चन के ऊपर अगर ठीक तरीके से लिख पा रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन वहाँ से तय हो जाता है कि हाँ हम चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक, यही एक सबसे बड़ी समस्या है जो हम नहीं करते। आप कितना भी पढ़ लो, कितना भी याद कर लो, कितना भी रट लो, पर कोई चीज़ काम नहीं आनी है। मेंस में काम आएगा केवल आपका राइटिंग स्किल। ठीक, आपने थोड़ा कम पढ़ा होगा, आपको 4 पॉइंट याद होंगे, पर आपने 4 पॉइंट्स को बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर लिखा है ना, तो आपको 4 नंबर मिल भी जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर आपको सारे 6 पॉइंट पढ़े हैं, सारे 6 पॉइंट लिखे हैं, आप उसको अरेंज ही नहीं कर पा रहे हो, उसको फॉर्मेट में लिख ही नहीं पा रहे हो, मेंस का आप फॉर्मेट बना ही नहीं पा रहे हो कि भाई क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है, क्या करनी है, ये नहीं कर पा रहे हो, तो आपका फिर यहाँ पर काम नहीं बनेगा। ठीक, तो मेरे द्वारा यहाँ पर जो मिस्टेक यहाँ पर हुई थी, तो उसको मैंने यहाँ पर करेक्ट कर दिया है। ठीक है, और आगे इस तरीके की चीज़ें अगर होती है तो आप इन्फॉर्म करके या मैसेज करके या कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है, भाई इसमें देखो क्या होता है कि कई बार खुद स्लाइड नहीं बनाते हैं, किसी कोई और स्लाइड लिखता है या टाइपर स्लाइड लिखता है। ठीक है, या किसी और के द्वारा स्लाइड लिखी जा रही होती है, तो इस तरीके की मिस्टेक्स हो जाती हैं, या कोई क्वेश्चन गलती से छूट जाता है ना, तो उसको हम करेक्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर हम बात करते हैं, तो भारत का इतिहास हमें पढ़ना है भाई। विश्व इतिहास तो आपके सिलेबस में शामिल नहीं है 2020 में। ठीक है, तो भारत के इतिहास में अभी तक हम यात्रा हमने जो करी है, ठीक है, उसमें हमने क्या क्या देखा है, तो इसके बारे में एक डिस्कशन यहाँ पर किया जाए। ठीक, जिससे क्या हो, एक कनेक्टिविटी बन रही हो और हम चीज़ों के साथ जुड़ पा रहे हो। तो सबसे पहले हमने प्रागैतिहासिक काल को देखा था कि भाई भारत के इतिहास को हम 3 कालखंडों में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक प्रागैतिहासिक काल होता है, दूसरा आद्यैतिहासिक काल होता है, और तीसरा क्या होता है, ऐतिहासिक काल होता है। ठीक, प्रागैतिहास का या प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि इतिहास का एक ऐसा समय जहाँ पर हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य या कोई रिटन एविडेंस ना हो, केवल हमारे पास पुरातात्विक सोर्स या पुरातात्विक साक्ष्य हो या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमारे पास हो, तो ऐसे समय को ही हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब तक तो ये बात आपको रटी हो गई होगी, या इसको हम कई बार पढ़ चुके हैं तो याद हो गई होगी। ठीक, इसी के अंदर फिर हम पुरापाषाण काल को, मध्यपाषाण काल को और नवपाषाण काल को हम रखते हैं। ठीक, इनको हम पढ़ते हैं। तो एक बात आपने यहाँ पर ये देखी कि भाई जो पुरापाषाण काल है, ठीक है, उसमें आपने देखा कि मानव जो है, ठीक है, मानव जो है वो क्या करता है, यहाँ पर शिकार या शिकारी के रूप में मिलता है हमें। मानव शिकार करता है, स्थायी निवास नहीं करता है। मानव को यहाँ पर आग का ज्ञान तो होता है, पर इसकी खोज हम कह सकते हैं कि इसका प्रयोग नहीं करता, पहली चीज़।
अब देखो आपको लग रहा होगा कि हमें इन चीज़ों को क्यों पढ़ा रहा है, तो ये देखो कैसे कनेक्ट होगी महाजनपद से, आप समझें इस चीज़ को, ठीक है। मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल में क्या हो रहा है, तो भाई अभी भी मानव यहाँ पर शिकार कर रहा है या शिकारी की भूमिका में है, ठीक। पशुपालन यहाँ पर किया गया या मानव ने पशुपालन सीखा। पहला पशु यहाँ जो था उस कुत्ता था, उसको पालतू बनाया गया, लेकिन मानव यहाँ पर स्थायी नहीं रह रहा है, ठीक। तो मध्य पाषाण काल से जब आप नव पाषाण काल में जाते हैं या 4000 से 2500 के आसपास आप समय में जाते हैं, ठीक है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन होता है, या मानव इतिहास में से क्रांतिकारी परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है, प्रथम नगरीय क्रांति भी इसे कहा जाता है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, मानव स्थायी निवास करने लगता है, कृषि करने लगता है, कृषि की शुरुआत हो जाती है, घर बनाकर रहने लगता है, बस्तियों के साक्ष्य हमें मिले हैं इस समय, आप देखो, ठीक है। जब आप पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृतियां पढ़ते हैं उस समय आपको नवपाषाणकालीन बस्तियां मिलती हैं या नवपाषाणकालीन बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, जैसे हम ताम्र बस्ती या इसमें पढ़ते हैं, ठीक। फिर आप देखो कि ग्रामीण बस्तियों के यहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं, मानव ग्रामीण बस्तियों में यहाँ पर रह रहा है, ठीक। ठीक है। पहिया पहिया की खोज यहाँ पर हो जाती है, जो गेहूं चावल इनकी खोज हो जाती है, आग का प्रयोग यहाँ होने लगता है। तो ये परिवर्तन है, जो इतने सारे परिवर्तन यहाँ हुए हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, परिवर्तनों का काल या हलचलों का काल कहते हैं, ठीक है। या क्या कहते हैं कि मानव इतिहास में पहली बार हमें अचानक से मिली, वो कहाँ मिली, नवपाषाण काल में मिली, ठीक। तो इसे क्रांतिकारी परिवर्तनों का काल या क्रांतिकारी परिवर्तनों का पीरियड कहा जाता है, ठीक। तो इस बात को हम कहाँ जोड़ेंगे, इस बात को हम जोड़ेंगे कब, कहाँ पर आपका, तो महाजनपद में। महाजनपद काल जो है आपका, या 600 बीसी जो है, तो एक सवाल बनता है कि 600 बीसी को परिवर्तनों या हलचलों का काल क्यों कहते हैं, या द्वितीय नगरीय क्रांति क्यों कहा जाता है। तो एक सवाल आपका बनता है जो मेंस में आपका बन सकता है, या आया भी है इस तरीके का एक क्वेश्चन, ठीक। तो इस बात को हमें वहाँ डिस्कस करना है, और ये बात आपकी कहाँ से जुड़कर आ रही है, वो यहाँ से जुड़कर आ रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि इतिहास के हर डायमेंशन को पढ़ना आवश्यक है, हर डायमेंशन का नॉलेज होना आवश्यक है, कौन सी चीज़ कहाँ जाकर जुड़ेगी, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये सबसे एक बेहतर चीज़ यहाँ पर होगी, ठीक। तो पहला तो आपने ये देखा भाई प्रागैतिहासिक काल हमने पढ़ा, उसके बाद आपने देखा कि हमने आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि इतिहास का एक ऐसा समय जहाँ पर आपको लिखित जानकारी तो मिल जाए, है ना, अभिलेख है या कुछ बुक्स वगैरह हैं ये तो मिल जाएं, पर हम उनको पढ़ ना पाएँ, उनको हम क्या ना कर पाएँ, डिकोड ना कर पाएँ। तो ऐसे समय को हम क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या माना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है, ठीक। ठीक है, इसमें आप कन्फ्यूज बिल्कुल ना हो, ठीक है। आपको पता है कि भाई 2350 1750 समय है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2500 से 1500 आप इसको रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि भाई 1750 के आसपास इसका जब पतन हो जाता है, तो उसके बाद 200-300 साल जो है, ठीक है, वो आपके परवर्ती हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा कालीन सभ्यता में आ जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ बस्तियां या कुछ इसके हमें अंश देखने के लिए यहाँ पर मिलते हैं। उसके बाद का जो समय है आपका, जो आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच का जो समय है, उस समय को आप क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता कहते हैं या वैदिक काल कहते हैं, जिसमें हम 1500 से 600 का इतिहास पढ़ते हैं, या 1500 से 600 बीसी का इतिहास पढ़ते हैं, और इसको दो कालखंडों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले कालखंड में हम 1500 से 1000 के बारे में पढ़ते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक काल। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर मेंस में कोई सवाल आपसे पूछ लें कि भाई 1500 से 1000 के बीच में प्रशासन कैसा था, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना, या क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना कि यार ये क्या पूछ लिया। उसका मतलब, पूछने वाले का मतलब यही है, या पूछने वाले का सेंस यही है कि आप ऋग्वैदिक काल का प्रशासन बताओ, या ऋग्वैदिक काल का समाज बताओ, या ऋग्वैदिक काल का समय बताओ। तो समय के हिसाब से चीज़ों को पूछेंगे, क्योंकि यहाँ समय हमें एग्जैक्ट पता है कि 1500 से 1000 के बीच में ही हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, या ऋग्वैदिक काल से जुड़ी जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी हैं वो किस समय आती हैं, तो 1500 से 1000 के समय आती हैं। तो अगर समय के हिसाब से क्वेश्चन पूछे तो भी कंफ्यूज नहीं होना, और अगर हमें चीज़ें दे दी जाए कि भाई ऋग्वैदिक काल में ये आप बताओ, तो इसके हिसाब से भी आप चीज़ें बता पाओ। तो टाइम को लेकर चलना है, ठीक है। इतिहास में जहाँ से टाइम हमें एग्जैक्ट मिल रहा है तो वहाँ से टाइम को लेकर चलना है, और जहाँ पर टाइम एग्जैक्ट नहीं मिल रहा तो वहाँ टाइम के लिए परेशान नहीं होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक। क्योंकि इतिहास में टाइम को आप लेकर चलोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में एक फिल्म की तरह सेट होंगी, है ना, कि कब क्या हुआ है, क्या हुआ है, और ये कैसे आगे जुड़ पा रहा है, ठीक। दूसरा हमने क्या पढ़ा, तो 1000 से 600 हमने पढ़ा, और 600 में हमने क्या पढ़ा, 1000 से 600 में उत्तर वैदिक काल, और यहाँ से आपने देखा कि क्वेश्चन ही बन रहा है। अब इसके बाद की जो बात आती है उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है कि भाई आपको लिखित साक्ष्य भी मिल जाएं और आप उनको पढ़ भी पाएँ, और आपके पास क्या हो, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो उस समय की। तो ऐसे ही समय को हम इतिहास कहते हैं, या ऐतिहासिक काल कहते हैं, या हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, हिस्टोरिक टाइम कहते हैं, ठीक। और इसी ऐतिहासिक काल के अंदर, या इसी ऐतिहासिक काल या इसी ऐतिहासिक समय के अंदर हम किसको रखते हैं, भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं, मध्य कालीन इतिहास को पढ़ते हैं, और आधुनिक इतिहास को पढ़ते हैं। तो प्राचीन कालीन इतिहास जो है वो आपका 600 बीसी से लेकर 712 एडी तक माना जाता है। ये कहा जाता है कि इसके बीच में जो घटनाएं होती हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास कहते हैं। हालांकि हम एंशियंट इंडिया पूरे इतिहास को कहते हैं, पर यहाँ से आपका फाइनली क्या होता है, स्टार्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, या भारत का प्राचीन इतिहास, जो 600 बीसी से 712 एडी तक आपका
पढ़ा जाता है। इस टाइम पीरियड में जो भी घटनाएं होती हैं उन सबको हम कहाँ पढ़ते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। हालांकि हमें जो फर्स्ट यूनिट में दिया गया है उसमें हड़प्पा से लेकर 10वीं शताब्दी तक दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हम 10वीं शताब्दी तक की चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में, ठीक। तो हम अपने सिलेबस के हिसाब से ही डिस्कस करेंगे, पर अगर ओवरऑल सिलेबस की हम बात करते हैं, जिससे क्या हो एक लिंक बन जाए, हम बातों को समझ पाएँ कि भाई किस तरीके से इतिहास हमें आगे पढ़ना है या हम क्या पढ़ चुके हैं, तो वो बात आप क्लियर कर पा रहे हो, ठीक। दूसरी बात आपकी आती है जिसको हम कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, ठीक है, या मीडिएवल इंडिया इसको आप कहते हैं, जो 712 से लगभग आपका 17वीं या 18वीं शताब्दी तक आपका ये चलता है, ठीक है, जिसमें आप 1800 AD तक की चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते हैं, जब ब्रिटिश भारत में आते हैं या उनका जो सिस्टम है या मध्यकालीन मुस्लिम जो रूलर हैं उनके बारे में, तो ये सारा कुछ आपका कंप्लीटली यहाँ पर पढ़ा जाता है ना। इसमें हम देखते हैं कि भाई 1400 या 1500 के आसपास स्थितियाँ इसमें चेंज होने लगती हैं और इनका जो है वो 1700 तक धीरे धीरे आप देखते हैं तो मतलब जो है एम्पायर है वो एम्पायर धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डिक्लाइन होने लगते हैं, और एक स्थिति ऐसी आती है जब सारे ये खत्म हो जाते हैं और फिर ब्रिटिश जो है वो भारत में कंट्रोल अपना स्थापित कर लेते हैं, या ब्रिटिश साम्राज्य जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो बन जाता है, और जो आप 1947 तक पढ़ते हैं। तो उसको फिर हम आधुनिक भारत या जिसको हम मॉडर्न इंडिया में पढ़ लेते हैं, तो आप इसको 1400 1500 1600 के बाद की जो कहानियाँ हैं 1600 से लेकर, ठीक है, जब चार्टर आता है और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उस वहाँ से लेकर भी आपका 47 तक सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये आपका आधुनिक में यहाँ देखो चीज़ें मिक्स हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई 1400-1500 के बाद से आधुनिक जो है उसकी तरफ आप बढ़ना स्टार्ट यहाँ पर कर देते हो। राजा राम मोहन राय है या ये सारी चीज़ें जब हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से आप आधुनिक की तरफ आप बढ़ने लगते हो ना। तो टाइम को लेकर यहाँ परेशान नहीं होना, हर चीज़ हम टाइम के साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस एक फेस यहाँ पर बना दिया कि भाई इसको या इस समय को हम क्या कहेंगे, प्राचीन भारत कहेंगे, इसको मध्यकालीन भारत कहेंगे, इसको आधुनिक भारत कहेंगे, तो इसमें कन्फ्यूज हमें नहीं होना। हम चीज़ों को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में हमें क्या पढ़ना है, तो भाई इसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा जो आता है वो महाजनपद काल आता है, ऐसे हम क्या कहते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय, महाजनपद काल या महाजनपद काल का उदय, ठीक। जब आप महाजनपदों को पढ़ेंगे या 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे तो उन्हीं में से एक मगध आपको मिलेगा। मगध जो जनपद है ये क्या हो जाता है, शक्तिशाली बन जाता है, या अपने अन्य जनपदों को क्या कर देता है, अपने में शामिल कर लेता है अपनी शक्ति के द्वारा, ठीक है। और यहीं से हम फिर इसको क्या कहते हैं, मगध का उत्कर्ष कहते हैं या मगध साम्राज्य या मगध एम्पायर कहते हैं। तो इसको आप पढ़ते हो 600 से 300 के टाइम पीरियड में। तो हमारा जो महाजनपद है उसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या होगा, महाजनपद के बाद का टॉपिक क्या होगा, मगध साम्राज्य, ठीक। अब मगध साम्राज्य और महाजनपद इन्हीं के बीच में या इन्हीं इसी समय है ना 600 के बाद धार्मिक आंदोलन के बारे में हम बात करते हैं कि भाई धार्मिक आंदोलन आते हैं। ये क्यों आते हैं, इनकी शुरुआत क्यों होती है, तो इस कारण को समझना पड़ेगा। यहाँ से मेंस के क्वेश्चन बनते हैं, आपके प्री के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। धार्मिक आंदोलनों में बात करें हम तो जैनिज्म को हम पढ़ते हैं, बुद्धिज्म को पढ़ते हैं, ठीक है, शैव धर्म पढ़ते हैं, वैष्णव धर्म पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे धर्मों के बारे में हम जानकारी लेते हैं या उनको पढ़ते हैं, ठीक। इस्लाम धर्म भी आप पढ़ते हो, उसको उदय हो जाता है, हालांकि भारत में नहीं आता है, ठीक है, या भारत में एंट्री नहीं होती है, तो इसलिए इसको हम थोड़े से आगे वाले टाइम में हम 700 के आसपास के टाइम पीरियड में हम इसको पढ़ेंगे, आगे के टाइम पीरियड में इसको डिस्कस करेंगे। जब हम मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे तो हम उस समय पूरी पृष्ठभूमि देखेंगे इस्लाम की, ठीक है, कि इस्लाम धर्म का उदय किस तरीके से होता है और भारत में इनकी कैसे एंट्री होती है और विश्व स्तर पर या ठीक है किस तरीके से ये ठीक है लाइट में आता है और चीज़ें यहाँ पर होती हैं, ठीक, प्रकाश में आता है ना, ठीक। इसके बाद आप मौर्य साम्राज्य को पढ़ोगे, ठीक है, मौर्योत्तर काल पढ़ोगे, ठीक। साथ ही साथ इसी समय पीरियड में हम संगम काल भी पढ़ेंगे। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा उतना अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है पीपीएससी में, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भाई इसको पूरा पढ़ना चाहिए संगम काल को, ठीक है, क्योंकि 3 नंबर कहीं से भी बन सकते हैं और लास्ट ईयर कुछ 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं, तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको यहाँ से कुछ चोल कालीन व्यवस्था वगैरह कुछ पूछी गई है, तो उसको थोड़ा सा देखा जाएगा, ठीक है। इसमें चोल चेर पांडा इनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, संगम काल को पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको पढ़ा जाएगा, ठीक है। मौर्योत्तर काल को भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद है ना, फिर गुप्त काल पढ़ेंगे हरि अकबर से। तो इस तरीके से जो प्राचीन भारत है उसमें इन सारी चीज़ों को हमें कवर करना है। इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं तो इनके बारे में हम आगे डिस्कशन कर रहे होंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक रोड मैप आपके दिमाग में बन रहा होगा कि भाई हम आगे किस तरीके से जाने वाले हैं, ठीक है, और हमारा जो इतिहास की जो सीरीज़ है यूट्यूब पर वो किस तरीके से चलने वाली है, ठीक, जिसमें आपको कंप्लीट पूरा यहाँ पर मेंस मिल रहा होगा एमपीपीएससी का, ठीक। और हमारी आगे ये कोशिश है, ठीक है, कि वीडियोज़ आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करें, ठीक, और जिस तरीके से आगे वीडियो पर डिमांड होगी या कमेंट आएंगे तो हम आगे अपने कुछ नए सब्जेक्ट्स को भी इसी तरीके से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम चाहे सेकंड पेपर पॉलिटी हो, ठीक है, चाहे हम थर्ड पेपर की बात करें, हम फोर्थ पेपर की बात करें या फिफ्थ पेपर की बात करें, तो इन पेपर्स के ऊपर भी हम इस तरीके से डिस्कशन करेंगे। और कोशिश है कि इन पेपर्स पर भी इस तरीके की सीरीज़ लाई जाए। तो इसके लिए आप कमेंट करके अपनी जो चीज़ें हैं उनको आप बता सकते हैं कि आप ऐसी डिमांड करते हैं या आप ये चाहते हैं कि आगे इन पर भी बात करी जाए या इनको भी इस तरीके से पढ़ा जाए। सबसे पहला तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर यह है कि भाई इतिहास में ठीक है लोगों को समस्या होती है या इतिहास ठीक से समझ में नहीं आता, तो इसको काफ़ी बेहतर तरीके से यहाँ पर आपको बताने का प्रयास मेरे द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है, तो इससे आप जुड़ पाएँ, ठीक। चलिए, तो 600 BC या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम इस बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना है महाजनपदों का उदय, ठीक है, या जिसको हम कहते हैं द्वितीय नगरी क्रांति। यहाँ से मेंस का सवाल बनता है आपका, ठीक। धर्म सुधार आंदोलन हम पढ़ेंगे, ठीक है।
ईरानी आक्रमण भी डिस्कस हम करेंगे, मगध का उत्कर्ष हम पढ़ेंगे, ठीक है, सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन लेक्चर्स में, ठीक है। चलिए, बात आती है यहाँ पर कि भाई क्या महाजनपद वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसमें जनरली हमारे 2 से 3 लेक्चर के आसपास होंगे जिसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे महाजनपद को, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है भाई, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में 14 से 19 के बीच में, है ना, और 18 में ये पूछा गया था, और 18 में 6 नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालें। अब देखो, इसी तरीके का क्वेश्चन बनता है या इसी तरीके के नेचर के क्वेश्चन बनते हैं। तो राजनीतिक दशा के बारे में पूछा जा रहा है कब आपसे, 6ठी शताब्दी, मतलब 600 BC में वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि राजनीतिक जो दशा थी वो कैसी थी, उसके बारे में आपको एक यहाँ पर बात करनी है। तो आप फिर मैं वही आपसे कहूँगा कि एक लाइन में इंट्रोडक्शन देकर आप क्या करो, 5 से 6 पॉइंट में 7 पॉइंट आप अगर और छोटे छोटे पॉइंट बना सकते हैं तो आप 7 या 8 पॉइंट तक बना सकते हैं। लेकिन ध्यान किस बात का रखना है कि जो 50 वर्ड या 50 शब्दों की जो लिमिट है हम उसको क्रॉस ना करें, ठीक है। ठीक, अगर आप यहाँ पर 8 पॉइंट बना रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि 6 से 7 वर्ड ही आपके एक पॉइंट में होने चाहिए, जिससे 50 की लिमिट आपकी क्रॉस ना हो। 6-7 वर्डों में आप एक पॉइंट को क्लियर कर दो कि हाँ ऐसा हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है, या हम इस पॉइंट को बता रहे हैं। तो सारी कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, कहानी पढ़ें बट कहानी लिखना नहीं है, ठीक है। कहानी पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, आप डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। बट लिखने का जो पैटर्न है ना, वो MPPSC का, वो आपके सामने एक चैलेंजिंग पैटर्न है जिसमें आपको चीज़ें इसी फॉर्मेट में बनानी है, ठीक। तो थ्रो लाइट ऑन द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग 6th century BC, तो इसको डिस्कस हम करें, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ 2 क्वेश्चंस यहाँ पर संभावित और बन सकते हैं, तो हम उनके बारे में भी चर्चा यहाँ पर करेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन तो हो सकता है कि महाजनपद के उदय के कारणों को विस्तार से समझाएं, कि भाई महाजनपदों का उदय जो हुआ उसके क्या कारण थे, क्यों उदय हुआ। तो क्या आप इसको उत्तर वैदिक काल से जोड़ पा रहे हो, ठीक है, या लेटर वैदिक पीरियड से आप जोड़ पा रहे हो कि लेटर वैदिक पीरियड में जब हम चीज़ों को पढ़ रहे थे तो उनसे क्या ये कनेक्ट हो रहा है, तो बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है। आपने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है कि भाई हमने यहाँ देखा था कि जनपद तक हम पहुँच गए थे, कि उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ी इकाई थी वो क्या थी, जनपद थी, ठीक है। लोहे की खोज हो चुकी थी 1000 BC के आसपास। और हम इतिहासकारों के मत अगर देखें तो उसमें क्या था, उनका मत यही था ना कि भाई लोहे का जो प्रयोग है वो सबसे ज़्यादा किस में देखा गया, युद्ध में देखा गया। हालांकि कृषि में भी देखा गया, पर कृषि में सीमित मात्रा में हमें 1-2 चीज़ें मिली हैं, बट युद्ध में देखा गया, इसके प्रमाण भी हैं और इतिहासकारों का मत भी है, और हमें इसके कुछ अवशेष वगैरह भी प्राप्त हुए हैं, है ना। जैसे आप एक तो यही देख सकते हो कि भाई 900 BC के आसपास महाभारत का युद्ध किसका प्रमाण है, जिसमें युद्ध अस्त्र शस्त्रों के द्वारा इतना ज़बरदस्त युद्ध यहाँ पर हुआ, ठीक। आगे भी आप देखो कि भाई इनने अस्त्र शस्त्रों के द्वारा ही क्या किया, जंगलों को साफ करके ये आगे की ओर शिफ्ट हुए, ठीक है, या हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं ये चीज़, ठीक। फिर आप देखो कि भाई जो जनपद हैं वो जनपद आपस में फिर क्या हो गए, ठीक है, युद्ध के द्वारा, या हम कह सकते हैं कि मित्रता के द्वारा या संधि के द्वारा, हालांकि उसमें युद्ध एक कारण होगा, ठीक है, तो इनके द्वारा फिर ये क्या हो गए, महाजनपद में बदल गए। और जब महाजनपद में बदल गए तो यहीं से फिर क्या होता है, महाजनपद का उदय होता है, नगरों का विकास होता है, और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। हालांकि उसके और भी कारण हैं, एक तो लोहे की भूमिका है, राजनीतिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण और कुछ अन्य परिस्थितियाँ या अन्य कारण हैं, ठीक। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी तो बन जाता है, या एक क्वेश्चन भी जुड़ जाता है कि द्वितीय नगरीकरण के उदय के कारण क्या है। तो ये सब एक साथ ही आपका आ रहा होगा। एक क्वेश्चन तो जो मैंने आपको डिस्कस कराया भाई प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया, एक तो ये क्वेश्चन, और 2 जो नवीन क्वेश्चन है या ये संभावित हैं, ये बन सकते हैं कि भाई इस तरीके से चीज़ें आपसे पूछ ली जाए कि महाजनपद के उदय के कारणों को विस्तार से समझाएं, ठीक है, या इन पर चर्चा करें, नगरीकरण के उदय के कारणों पर चर्चा करें, ठीक। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं मेंस के लिए, तो हम इनको तैयार करें, ठीक। अच्छा, साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं और यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ कि भाई अगर आपसे कभी ऐसा कुछ पूछ लिया जाए कि 600 ईसी पूर्व या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तनों या हलचल का काल क्यों कहते हैं, तो अब आप इसको कहाँ से जोड़ेंगे, अब आप जोड़ेंगे इसको नवपाषाण के टाइम पीरियड से, ठीक है, ठीक है, कि जिस तरीके से मध्य पाषाण से हम नवपाषाण में एंट्री करते हैं और अचानक से हमें बड़ी चेंजेस देखने मिलती हैं, या एक हलचल तरीके से हलचल सी मच जाती है ना, जिसमें क्या हो रहा है, स्थायी घर बनाकर रहने लगे हैं, पशुपालन करने लगे हैं, ठीक है, आग का प्रयोग होने लगा है, ठीक है, आदि एक बहुत बड़ा चेंज मिल रहा है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति क्या है, बिल्कुल अशिक्षित है, अनपढ़ है, या एक व्यक्ति, एक गांव पूरा जो है अशिक्षित है, अनपढ़, अचानक से क्या हो कि कुछ समय के पश्चात पूरा गांव एजुकेटेड हो जाए, सारे लोग जॉब में लग जाए, सारे, तो एक परिवर्तन देखने मिलेगा ना आपको। एक अचानक से क्या होगा, एक तेजी से परिवर्तन होगा, जिसमें क्या हो गया कि जो गांव था जिसमें सारे लोग अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, अचानक से वहाँ इतना विकास हो गया शिक्षा का, इतना तेजी से, ठीक है, क्या हो गया, नगरीकरण हो गया या शिक्षा का विकास हो गया, सारे लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, एक स्मार्ट सिटी टाइप का ये बन गया। तो आप कहोगे ना कि भाई एक हलचल हो गई, ठीक है, एक परिवर्तन सा हो गया। तो वैसे ही इतिहास में जब यहाँ परिवर्तन देखने मिल रहा है तो हम इसे द्वितीय नगरीय क्रांति से भी जोड़ सकते हैं, या हम इसे क्या कह सकते हैं कि भाई ये हलचल या जो परिवर्तन हो रहा है उनमें क्या कारण है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आप देखो कि महाजनपदों का उदय हो गया, ठीक है, द्वितीय नगरीय क्रांति को आप रख सकते हैं, ठीक है, नगरीकरण कह सकते हैं। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन देखने मिल रहे हैं, जिसमें जैन धर्म, बुद्ध धर्म या अनेक धर्मों का यहाँ पर उदय हो गया, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र में प्रगति हो गई, ठीक है, मतलब कृषि है या जो भी अनाज है या इन चीज़ों के मामले में क्या हो गया, अर्थव्यवस्था के मामले में हमें मुद्रा वगैरह मिलने लगी या चीज़ें होने लगी, तो इनमें क्या है, अचानक से परिवर्तन आ रहा है, या एक भूचाल सा आ गया, ठीक।
ईरानी आक्रमण है, मगध का उत्कर्ष है, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। तो इन कारणों को लेकर आप एक एक लाइन में क्या कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, या अगर इस तरीके का क्वेश्चन कभी इनकेस बनता है तो आप उसको तैयार करके रखें। मेरा ये कहना है, ठीक, कि अगर मेंस में आपसे कभी पूछ लिया जाए कि परिवर्तनों या हलचलों का काल इसे क्यों कहते हैं छठी शताब्दी को, तो आप उसके बारे में लिख पाएँ, बता पाएँ। आपके दिमाग में इतने पॉइंट्स होने चाहिए कि आप उसको 6 7 पॉइंट 8 पॉइंट के अंदर एक एक लाइन में अपनी बात पूरी कह पाएँ आप 5 नंबर के लिए, क्योंकि 5 नंबर में ये इसकी संभावना बनती है पूछने की, ठीक। तो उम्मीद है कि आप इस बात को ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक। चलिए, तो हम जो 3 क्वेश्चन थे उनके बारे में हम चर्चा यहाँ पर करते हैं और उनको हम समझते हैं कि भाई इनका आंसर हम कैसे लिखें या कैसे फ्रेम करें, ठीक। तो आपको बताना है, जो क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि 600 ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास, ठीक है, को बताएं, है ना। तो हम बताएंगे कि भाई 600 ईसा पूर्व के राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो क्या थी, द्वितीय नगरीकरण था, ठीक। द्वितीय नगरीकरण का उदय का मतलब ये है कि भाई एक बार तो नगरीकरण हमें पहले देखने मिला इतिहास में, ठीक, और दूसरी बार आपको नगरीकरण कहाँ मिल रहा है, यहाँ देखने मिल रहा है, जब तेजी से क्या हो रहा है, नगर वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक। तो द्वितीय नगरीकरण इसको आगे भी आप देखोगे तो ये दूसरी बार नगरीकरण हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, तो आप इसको क्या बोलोगे, द्वितीय नगरीकरण आप कहोगे, ठीक। यहाँ पर आप क्या कहोगे कि डी कौशाम्बी और RS शर्मा के अनुसार या इनके द्वारा सबसे इनने जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई वो क्या बताई भाई, लोहे की भूमिका, ठीक है। इनका कहना ये था या इनका मानना ये था कि लोहे के उपकरणों की सहायता से ही क्या हुआ था, मध्य गंगा घाटी के जंगलों को साफ करके कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया, ठीक है। साथ ही कृषि उपकरणों जैसे कि लोहे की कुदाल, हंसिया, फॉल, फावड़ा आदि के प्रयोग से बेहतर तरीके से खेती की जा सकी। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, इससे ही क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि आई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ। तो एक सॉलिड पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हो 2 लाइन में, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, कंप्रेस करके, ठीक। कि डी कौशाम्बी RS शर्मा के अनुसार, ठीक है, लोहे की यहाँ पर मुख्य भूमिका थी, ठीक है, जिसमें आप बता सकते हो कि कुदाल, हंसिया, फॉल वगैरह का बेहतर तरीके से यहाँ प्रयोग हुआ, जिससे खेती की गई और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, समृद्धि देखने मिली, और इसी के कारण क्या हुआ, द्वितीय नगरीकरण का उदय हुआ। सिंपल सी बात, ठीक। आगे आपको बताना है, लेकिन यहाँ एक समस्या क्या है कि कुछ इतिहासकारों का मत जो है वो इसका खंडन करता है। वो ये कहता है कि भाई इसमें लोहे की जो भूमिका है इसको इन्होंने क्या किया, कम आंका, या इसमें इन्होंने ये बताया कि भाई जो लोहे की भूमिका है वो हमें केवल युद्ध वगैरह में देखने के लिए मिल रही है, कृषि में बहुत सीमित मात्रा में देखने के लिए मिली है, ठीक। इसके प्रमाण भी देते हैं। ये क्या कहते हैं कि पुरातात्विक उत्खनन में गंगा घाटी से लोहे के उपकरण बहुत कम संख्या में मिले हैं, ठीक है। जब लोहे के उपकरण बहुत कम संख्या में मिले हैं तो इसका मतलब ये क्या बताते हैं कि लोहे का जो प्रयोग है वो कम हुआ होगा, ठीक। ये इस चीज़ में कम हुआ होगा, कृषि वगैरह में, ठीक। साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि उत्खनन में उत्तर भारत में लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य जो है वो 1000 BC के आसपास अंतर्जी खेड़ा उत्तर प्रदेश से मिला है, ये प्राप्त होता है। तो हमें द्वितीय नगरीकरण तक जाने में 400 सालों का समय क्यों लगा। तो एक सवाल ये भी उठता है, एक प्रश्न ये भी उठता है कि लोहे का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो हमें 1000 BC में या 1000 BC में तो मिल गया लोहे का प्रारंभिक साक्ष्य, लेकिन हम 600 में इसको क्यों देख रहे हैं, या हम 600 तक यहाँ पर नगरीकरण को हम जब देख रहे हैं तो 400 सालों का जो अंतराल है, ठीक है, ये क्यों है, ठीक, इतना समय क्यों लगा, एक चीज़, ठीक। तो इन इतिहासकारों का ये मानना है कि सीधा आप एक निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इतिहासकारों का ये मानना है कि लोहे का जो प्रारंभिक प्रयोग है वो हथियारों के रूप में किया गया, लोहे का जो प्रारंभिक प्रयोग है वो हथियारों के रूप में किया गया, जबकि कृषि उपकरणों में लोहे का प्रयोग जो है वो बहुत सीमित मात्रा में किया गया था। तो आपको इस तरीके से बात अपनी बैलेंसिंग फॉर्म में बतानी है, ठीक, जिसमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो और हम चीज़ों को पॉइंट्स के फॉर्म में लिख भी पाएँ, क्योंकि पॉइंट वाला अप्रोच ही लेकर चलना है, पैराग्राफ वाला आपको अप्रोच नहीं लेना 5 नंबर के लिए, ठीक है, ये बात सॉलिड है। जब हमारे पास पॉइंट नहीं होंगे या पॉइंट नहीं बन रहे होंगे तो उस केस में हम 2 या 3 छोटे छोटे पैरा 2 2 3 3 लाइन के लिख सकते हैं और अपना 50 शब्दों का आंसर बना सकते हैं। लेकिन हर केस में अपने अपने पास कम से कम जो 5 नंबर वाले आंसर हैं इसके लिए आपके पास कम से कम, ठीक है, 5 से 7 फॉर्मेट आपके पास रेडी होना चाहिए। अब एक ही फॉर्मेट में सारे 10 के 10 हमें नहीं लिखने आंसर, ठीक है, हर फॉर्मेट के लिए चर्चा करें। अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप किस तरीके से फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इसकी मैं टिप्पणी लिखें तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, प्रकाश डालें तो आप फिर कैसे लिखेंगे, तो वो स्ट्रक्चर आपके पास रेडी होने चाहिए, है ना, 10 के लगभग, ठीक है, ठीक। कि 5 नंबर के क्वेश्चन के हमारे पास कुछ 8-10 फॉर्मेट होने चाहिए जिनमें हम अलग अलग फॉर्मेट्स में आंसर को सेट कर पाएँ या हम लिख पाएँ व्यवस्थित तरीके से, जिसमें चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लगें, ठीक है, इंप्रेसिव लगे और काफ़ी बेहतर तरीके से हम आंसर को रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक। हमारे पास इन्फॉर्मेशन कम भी है तो हम उसको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और हम वहाँ से मार्किंग अपनी ले पा रहे होंगे, ठीक। हमारा उद्देश्य ये होगा, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ के, ठीक है, और ज़्यादा नंबर लाना, ठीक है, उससे बेहतर क्या है कि भाई हम लिमिटेड चीज़ें पढ़ें, ठीक है, पर नंबर हम ज़्यादा लाएं, तो उसके लिए हमें यहाँ काम करना पड़ेगा राइटिंग स्किल के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी पॉसिबल हो सकती है, ठीक। राजनीतिक कारणों में आप बताएंगे कि राजनीतिक कारण में हम अगर लिखें तो कुछ केंद्र ऐसे थे जैसे कि पाटलिपुत्र है, राजगृह है, ठीक है, गिरिब्रज है या चंपा आदि, ठीक है। तो इन आदि नगरों का क्या हुआ,
आदि का उदय जो है वो नगरों के रूप में इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या थे, राजधानी क्षेत्र थे, तो इनका उदय क्या हो गया, नगरों के रूप में हो गया। ठीक, इन क्षेत्रों में शासक वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें क्या होता था, दूरस्थ क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त होता था, जिससे इस क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आई, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं। आर्थिक कारण के अंदर आप क्या लिख सकते हैं कि भाई कुछ नगरों जैसे कि हम तक्षशिला की बात करें, अवंती है, बनारस है आदि, इनका विकास इसलिए हो सका क्योंकि ये व्यापारिक दृष्टि से क्या थे, महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, इनमें से तक्षशिला है, बनारस है, ये व्यापारिक मार्ग में स्थित थे। ठीक है, अवंती जो है वो सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में या मामले में क्या था, अग्रणी था, इसीलिए इनका विकास संभव हो सका नगरों के रूप में। ठीक है, तो नगरीकरण में या आपसे पूछा जाए या राजनीतिक कारणों में पूछा जाए तो आप इन्हीं पॉइंट्स को मेंशन करके अपना तीनों क्वेश्चंस के अंदर आप इसी से आंसर निकाल सकते हो, या इसी से आपके तीनों आंसर यहाँ पर बन रहे होंगे। ठीक, धार्मिक कारणों में क्या लिख सकते हो, आपके कुछ नगरों जैसे कि श्रावस्ती है, मथुरा है, वैशाली है आदि में धार्मिक, ठीक है, के विकास में धार्मिक कारणों की भूमिका इन्होंने निभाई। ठीक है, यह क्षेत्र धार्मिक गतिविधियों के केंद्र बन गए जहाँ पर चढ़ावे के रूप में धन संपदा वगैरह एकत्रित होने लगी और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। तो एक लाइन में आप इसको बहुत बेहतर से लिख सकते हो, दो लाइन में। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि भाई जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो एक लाइन में इंट्रो देकर आप क्या करेंगे, 4 पॉइंट्स यहाँ पर ले लेंगे अपने। ठीक है, और हर पॉइंट्स में आप दो दो लाइन भी लिख रहे होंगे या एक एक लाइन भी लिख रहे होंगे, तो आपका आंसर एक बैलेंसिंग फॉर्म में 5 नंबर के लिए तैयार हो रहा होगा। ठीक, इस बात को आप समझ पा रहे हैं। अन्य कारणों में भी आप एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बड़ी जनसंख्या जो है, ठीक है, उसका प्रभाव क्या होगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ। ठीक है, या पूर्व की ओर हुआ। ठीक, जिससे क्या हुआ, अतिरिक्त जनसंख्या के लिए गंगा घाटी के लोगों को अतिरिक्त उत्पादन करना पड़ा। जब भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों का उत्पादन भी बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी और इससे भी क्या होगा, समृद्धि होगी, या ठीक है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और नगरीकरण का विकास यहाँ पर हो पाएगा या नगरीकरण संभव हो पाएगा। तो इन्हीं पॉइंट्स में हमें अपने आंसर को कैलकुलेट है। तीनों क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके देखो, मेन जो काम है वो आंसर राइटिंग का है कि आपके पास फॉर्मेट हैं कुछ, ठीक है, 5 नंबर के, उन फॉर्मेट्स में आपको डाटा को सेट करना है एग्जाम में, है ना, यही करना है क्योंकि इतना कम समय है और आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 60 लिखने हैं अगर एक पेपर के अंदर, तो आप वहाँ कुछ नहीं सोच सकते हैं। ये सारा काम हमें पहले से करके रखना है कि भाई अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा कि भाई 5 नंबर में अगर हमसे राजनीतिक स्थिति पूछ ली तो हम क्या लिखेंगे, तो आपके पास एक लाइन का इंट्रोडक्शन तैयार होना चाहिए जिसको आपने लिखा, 4 पॉइंट आपने यहाँ रखे या 5 पॉइंट रखे। देखो पॉइंट रखने का तरीका क्या है कि अगर आप डिटेल में बताना चाहते हैं तो आप 4 पॉइंट्स ले लें, हर पॉइंट के अंदर दो दो लाइन में आप लिख लें। बस शब्द का ध्यान रखें कि हमें एक पॉइंट के अंदर 8-10 शब्द से ज़्यादा नहीं रखना है ना, 10 शब्द मिनिमम रखोगे तो 4 पॉइंट में आपके 40 शब्द, 10 में आपका इंट्रोडक्शन और 10 में आपका निष्कर्ष या 5 में निष्कर्ष या एक सिंपल सी लाइन में आपका निष्कर्ष, तो आप 40-45 या 50 के आसपास ही पहुंच पाओ। ठीक, दूसरा अप्रोच हमारा क्या होगा कि भाई आपने एक लाइन का इंट्रोडक्शन दिया और 6-7-8 पॉइंट आपने लिख लिए छोटे छोटे एक एक लाइन वाले, है ना, इससे आपने बना दिया एक आंसर। ठीक, एक आपका ये हो गया, और ऐसे और भी फॉर्मेट आपको बनाकर रखने हैं अपने। ठीक है, 2 फॉर्मेट तो ये डिस्कस हमने कर लिए, एक आप टेबल के फॉर्म में रख लो क्योंकि अगर कंपैरिजन वगैरह आ गया तो हम टेबल के फॉर्म में बना पा रहे हैं। एक हम क्या कर सकते हैं भाई, इस तरीके का हम एक पाई चार्ट बना दें, उसके अंदर हम कुछ पॉइंट्स बना के एलोकेट कर दें और 2 लाइन में यहाँ पर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें, 2 लाइन में एक निष्कर्ष दे दें और यहाँ पर कुछ पॉइंट रख लें। तो ऐसे कुछ हम 10 फॉर्मेट्स के ऊपर चर्चा करें या हम इनको बनाकर रखें। ठीक है, ये इनमें हम आंसर्स अपने सेट कर पाएँ 5 नंबर वाले। तो 5 नंबर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि 50 नंबर का सवाल आपका है, 10 क्वेश्चन आपको बनने हैं यहाँ पर। ठीक है, हर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाना, तो 50 नंबर आपके बन रहा है यहाँ से। ठीक है, 3 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको 45 नंबर बना के दे रहा है। तो आप सोचो कि अगर हम इतने नंबर पर ही बहुत अच्छे से काम कर लें या इनमें से हम, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ले आए। ठीक है, आप साथ ही साथ आप देखो कि 11 नंबर वाले भी 5 क्वेश्चन बनने हैं, तो ये भी काफ़ी बड़ा सेक्शन, हम इसको भी मिस नहीं कर सकते और इस पर भी हमें टारगेट या ध्यान देना पड़ेगा एग्जाम में कि एक भी क्वेश्चन 11 नंबर वाला हमें नहीं छोड़ना है। ठीक है, 3 नंबर वाले हो सकता है कि भाई चलो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, सब कुछ पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे टर्म्स आ गए कि नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो इसके ऊपर आपको एक बहुत सेपरेट लेक्चर मिलेगा जिसमें हम सारे 1 घंटे हम इसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, कि हमें पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के कितने फॉर्मेट हमारे पास होनी चाहिए, उस फॉर्मेट में हम कैसे लिखें, कौन से वर्ड्स डालें, कैसे करें। ठीक है, हाईलाइट्स कैसे करना है वर्ड्स को, ठीक है, अंडरलाइन करके करें हम या कोई बॉक्स के अंदर हम वर्ड को डालना है, किस तरीके से करना है, तो ये थोड़ा सा हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आप इसकी डिमांड करते हैं तो। ठीक है, सो इसी के साथ इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं, देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।